जो भी इंसान आज के टाइम पे नई जॉब करता है तो एक सैलरी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं। कुछ लोगों को बेस सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, किसी को बेस बहुत कम मिलती है, लेकिन अलाउंस वो ज़्यादा दे देते हैं। तो आप मुझे बताओ, आइडियल अगर आप किसी एचआर से नेगोशिएट कर रहे हो ऑन सैलरी टर्म्स, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें पहले रखनी चाहिए आगे? कि 6 लाख रुपए से ज़्यादा आप एचआरए अगर क्लेम करते हैं तो फिर आपको सामने वाले बंदे का टीडीएस काटना पड़ता है। ठीक है, आप हो सकता है कि सामने वाला बंदा टीडीएस ही ना कटवाना चाहे। सही बात। ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम रिपोर्ट हो जाएगी। कुल मिला के पूरे साल में 4 महीने आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। हाँ, उसी तस्करी मूवी में आप देख रहे होंगे कि पूरा सिस्टम चल रहा था करप्शन का, और जब सरकार को अपने ऊपर आन पड़ी तो उसने ऐसी सख्ती करी कि वहां से एक सोने की चम्मच भी लेके कोई नहीं निकल पा रहा था। तो सरकार चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप देखो कि लैंड में अब कैसे बचता है पैसा लोगों का। लैंड है 50 लाख का, तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपए आप ले लो बैंक में और 25 लाख ले लो कैश में। तो ऐसे आप 25 लाख की जो आपने पैसा छुपा रखा था, गवर्नमेंट को नज़र में नहीं था, वो आपने डिस्पोज कर लिया। सही वो 75 लाख का कैपिटल गेन आपका टैक्स होगा। अगर आपका लैंड 50 लाख का खरीदा होता तो केवल 50 लाख का कैपिटल गेन टैक्स होता। तो यहाँ 25 लाख के कैपिटल गेन पे आपको नुकसान हुआ। सर, आज का जो पॉडकास्ट है मैं चाहता हूँ ये सोलली डेडिकेट हो मिडिल क्लास इंसान के लिए, जो जिन्होंने अभी जॉब करनी शुरू करी है, या तो जो अब टैक्स भर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे मिथ्स है टैक्स भरने के अराउंड, कि टैक्स कैसे भरा जाता है, कैसे टैक्स को कैसे बचाया जाता है, किस तरीके से करा जाता है। क्योंकि जो भी इंसान आज के टाइम पे नई जॉब करता है तो एक सैलरी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं कि कुछ लोगों को बेस सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, किसी को बेस बहुत कम मिलती है, लेकिन अलाउंस वो ज़्यादा दे देते हैं। तो आप मुझे बताओ, आइडियल अगर आप किसी एचआर से नेगोशिएट कर रहे हो ऑन सैलरी टर्म्स, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें पहले रखनी चाहिए आगे? तो पहले तो जब आप नेगोशिएट कर रहे हो, अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है या आप कोई सीए है, तो उससे एक बार अपना सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लो कि सर मुझे कंपनी ये दे रही है। काफ़ी चीज़ों में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, बेसिक सैलरी, जैसे आप देखोगे एचआरए है वो 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए अलाउड होता है। हाँ। अब आपकी बेसिक बहुत कम है, मान लो आपका 10 लाख का पैकेज है, ठीक है, और उसमें 2 लाख का बेसिक है, तो एचआरए की एग्जम्पशन 3 कैटेगरी में एग्जम्पशन मिलती है। अब उसमें क्या है कि आपका 2 लाख का बेसिक है, उसका 50% 1 लाख, तो आपका 1 लाख से ज़्यादा एचआरए एग्जाम्प्ट ही नहीं हो सकता है। तो हर चीज़ का एक एडुकेट रेशियो होता है और एक कॉमन प्रैक्टिस होती है जो कंपनीज फॉलो भी करती हैं। जैसे मोस्टली आप देखोगे कि 50% बेसिक होती ही होती है, उसके अलावा 50% में आपके डीए और बाकी अलाउंसेस, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, बोनस, सारे कुछ आते हैं। क्योंकि अगर आप बेसिक ही बहुत कम कर दोगे तो आपकी बहुत सारी डिडक्शन जो इनकम टैक्स देता है आपको, वो आपको मिलनी बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले जब भी आप किसी कंपनी में आप इंटरव्यू दें, आपको कोई ऑफर लेटर मिले, तो आप अपने सीए से कंसल्ट करो कि सर देखो ये है, ये हमें इसमें क्या मैक्सिमम टैक्सिंग होती है। अब वो सीए आपको गाइड भी कर सकता है कि सर थोड़ा बेसिक बढ़ा लीजिए तो आपको थोड़ा सा एचआरए और बेनिफिट हो सकता है, आपकी टैक्स ज़्यादा बच सकता है। हो सकता है सीए आपसे कहे थोड़ा बेसिक कम कर लीजिए, क्योंकि देखिए जैसे क्या है कि 6 लाख रुपए से ज़्यादा आप एचआरए अगर क्लेम करते हैं तो फिर आपको सामने वाले बंदे का टीडीएस काटना पड़ता है। ठीक है, आप हो सकता है कि सामने वाला बंदा टीडीएस ही ना कटवाना चाहे। सही बात। ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम रिपोर्ट हो जाएगी। तो आज की डेट में आप देखो ना कि हर कोई टैक्स देने से बचना चाहता है, क्योंकि टैक्स आप देखो कि 30, अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में 30% आपका इनकम टैक्स है, वो भी सेस वेस लग के 31%। कुल मिला के पूरे साल में 4 महीने आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। हाँ, ये तो है ही। मैंने कहीं मीम देखा था कि अगर आप अपने बच्चे को एक चॉकलेट दें तो 1/3 उसमें से काट दें, वो गवर्नमेंट के नाम ठीक है, कर दो। क्योंकि वो उसको पहले ही से आदत होनी चाहिए कि मुझे बस 2/3, 2/3 ही हिस्सा अपनी अर्निंग का मिलेगा। आपको 1/3 हमेशा उसको पता होना चाहिए, कोई और ले जाएगा। आपको क्या लगता है सर, मतलब इस चीज़ के भी सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि काफ़ी लोग जो दुबई मूव आउट कर रहे हैं, काफ़ी लोग बाहर की कंट्रीज में मूव आउट कर रहे हैं, क्या ये एक रीज़न है जो सिर्फ टैक्स के लिए लोग मूव आउट करते हैं? देखिए काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया के आसपास टैक्स सिस्टम है। ये नहीं है कंसर्न लोगों का कि टैक्स ज़्यादा है। टैक्स ठीक है, आप अगर जैसे मैं आपसे 100 रुपये लेता हूँ किसी भी चीज़ के, या 1000 रुपीज़ लेता हूँ, पर मैं उस चीज़ की आपको सर्विसेज दूँ, आपको 1000 रुपीज़ में अगर 900 की सर्विस देता हूँ तो आप कहोगे यार जी बढ़िया था, 1000 रुपये देना वर्थ था। अब हम इतना टैक्स तो देते हैं। सरकार हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि अमीरों से लेके और वो गरीबों को देती है। आप देखो कितना फ्री ये फूड्स
फूड राशन बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। लेकिन क्या है कि जो इंसान टैक्स दे रहा, आप देखो और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर है, तो टैक्स दिया जाता है उनको, फ्री एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवा साफ, हवा पानी साफ मिलता है। आपको इंडिया में क्या मिल रहा है? आज आप अगर मैं चाहूँ कि मुझे साफ़ हवा मिले, मैं अपनी हवा एयर प्योरीफायर लगा के साफ़ कर सकता हूँ, पर मैं जब रोड पे निकलूँगा तब हवा वो भी कैसे साफ आर्टिफिशियल होगा? है सर, वो भी आर्टिफिशियल ही है। मैं कह रहा हूँ वो मैं अपने ऊपर चलो खर्च भी कर लूँ, पर मैं जब रोड पे निकला हूँ तो वो हवा कौन साफ करेगा? अगर मैं चलो अपने घर में प्योर वाटर सॉफ्टनर लगा लूँगा, जो आप देखोगे कि पानी इतना हार्ड है यहाँ दिल्ली में कि लोगों के बाल झड़ते हैं, मैं वाटर सॉफ्टनर लगा लूँगा, पर कोई इंसान अगर किसी रिवर में नहाने जा रहा है तो वो क्या करेगा? वो कहाँ से आप जाओ, आप इंसान जाता है कि गंगा किनारे बैठा है, यमुना किनारे बैठ के थोड़ी मन की शांति के लिए, पर इतनी गंदगी देख के किसके मन की शांति होगी? तो ये गवर्नमेंट है कि अरे आप इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, हमारे डिफेंस सिस्टम पे पैसा खर्च होता है टैक्स पेयर का 14 लाख करोड़ रुपीस इनकम टैक्स का रेवेन्यू है, काफ़ी अच्छा मेजर चंक है ये इनकम टैक्स का। और आप सोचो कि 8.5 करोड़ लोग मात्र इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिसमें मात्र 2 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। अब जब 12 करोड़ लोग 12 लाख का इनकम टैक्स रिबेट जो इस साल से है कि अगर आपकी 12 लाख तक इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना, तो 1 लाख लोग और कम टैक्स देना शुरू करेंगे। तो आप देखो कि मात्र 3% लोग इस इंडिया का पूरा टैक्स, इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू है वो 3% लोग ही इसको बेयर कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो अगर वो जो 3% लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास अपना सैलरी जो भी कमा, अब 12 लाख तक आप कमा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 12 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही कमा रहे होगे अगर आप सैलरीड क्लास हो। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में आपको तो 12 लाख रुपए मतलब लाख रुपए महीने की जॉब मिलना मुश्किल है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपका रेंट का खर्चा, आपको रहने के लिए रेंट, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड हाउस होल्ड के एक्सपेंसिव, डेली के बच्चों की फ़ीस, इतने इंश्योरेंस से लेके सारी चीज़ें, टैक्सेस इतने ज़्यादा, आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं उन पे भी जीएसटी पे करते हैं, तो वो इंसान फिर उसके बाद वो इनकम टैक्स भी दे रहा है। तो जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है जो वो खर्च कर सकता है वो उसके पास बहुत कम बचती है। प्लस अब अगर आप बीमार हो गए तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, गवर्नमेंट कम से कम हॉस्पिटल तो दे सकती है ना सुविधा फ्री के। ऐसा है कि जब तक आप किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस या आप उस पर पीनल एक्शन नहीं लगाएंगे, जैसे आप किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई उसकी वो तो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी सेट हो गई, अब मेरी नौकरी जा ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ जिसकी नौकरी आप ऐसा थोड़ी नहीं है, अगर आप नहीं जा रहे हैं वहाँ पे अटेंडेंस मॉनिटरिंग है, आप सरप्राइज विजिट करिए, या टीचर नहीं मिलता आपको प्रॉपर, पढ़ा नहीं रहा, आप उसको सस्पेंड करिए, उसकी नौकरी ख़त्म करिए। ऐसा थोड़ी नहीं एक बार इंसान सरकारी नौकरी बन गया उसकी नौकरी नहीं जा सकती। सर सरकारी नौकरी काफ़ी लोगों को ड्रीम होता है कि सरकारी नौकरी करनी, क्योंकि फिर वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, उनको पता है कि बस बैठने के पैसे हैं। नहीं तो फिर ऐसा आप देखो, आप एक हार्ड अर्न मनी टैक्स पेयर का लेके और उसके बाद उसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रहे हो जो कि काम नहीं कर रहा, बिल्कुल फेयर नहीं है। तो फिर आप तो इसीलिए अब जब विकास की बात होती है तो सरकार क्या करती है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है। फिर आप ये तभी तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, आप गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं क्रिएट हो रही हैं। जो स्ट्रक्चर है उसको सुधारने की ज़रूरत है। आपने क्या कर दिया कि आपने सीधा बॉयकॉट कर दिया कि नहीं जी हमारे बंदे काम नहीं करते तो हम उनको अब नौकरी पे नहीं रखेंगे, हम नई नौकरी नहीं निकालेंगे। आप जो पैसा आप प्राइवेटाइजेशन करके कर रहे हो उससे थोड़ा सा अपना फंड सेंक्शन करवा के इस सिस्टम को रोबस्ट और बहुत ही इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। ऐसा है कि देखो आपने जैसे अभी मूवी के नाम लिया, उसी तस्करी मूवी में आप देख रहे होंगे कि पूरा सिस्टम चल रहा था करप्शन का, और जब सरकार को अपने ऊपर आन पड़ी तो उसने ऐसी सख्ती करी कि वहाँ से एक सोने की चम्मच भी लेके कोई नहीं निकल पा रहा था। तो सरकार चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपने एक बार कहा होगा कि आजम खां जी की जो गाय भैंस थी ना वो चोरी हो गई थी, जहाँ उनके पास जीपीएस लगा था ना कुछ, वो तो ढूंढने में 1 सेकंड लिया। आपका फ़ोन चोरी हो जाए ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो पुलिस और सरकार अगर कुछ चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सर वैसे ये बात बहुत सच है कि अगर कोई इंसान चाहे कुछ करना, लेट्स सपोज पुलिस में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, हर तरीके से सक्षम होते हैं वो। हाँ, लेकिन वो सारी विल और अर्जेंसी की बात होती है कि किसका हुआ है, किसका करना है, कि किसका हुआ, प्रायोरिटी है किसकी है। आपका किसी का वॉलेट अगर किसी नेता का वॉलेट गिर जाए तो वो मिल जाएगा, घर जीपीएस सीधा घर पहुंचेगा और आपका फोन या लैपटॉप मिल जाए, वो कभी नहीं मिलता। नहीं मिलता।
पुलिस खुद नहीं चाहती है। वो देखो सरकार को भी इस पे काम करना पड़ेगा। हमारे लिए पैसा नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जैसे अब गवर्नमेंट सब्सिडी मतलब फ्री राशन देती है, खाने पीने गेहूं चावल सबको देती है, ठीक है। जो टाउन है या विलेजेस में, ठीक है, हाउसिंग ओल्ड प्रधानमंत्री योजना है जिसमें घर के लिए 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। आप सोचो, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनको 2.5 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं मिलनी चाहिए, पर वो ले रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। तो आप ये देखो ना कि सही इंसान के पास सही चीज़ पहुंच रही ना। गवर्नमेंट के बजट में सेंक्शन होता है इतना पैसा, पर वो सही जगह नहीं पहुंचता। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिससे हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं? देखिए, अब सब इस समय जो सिनेरियो है, अभी जो अब करंट ईयर अभी जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं अप्रैल 2025 से मार्च 26 तक, इसमें 2 रिजीम है। एक तो न्यू टैक्स रिजीम, एक ओल्ड रिजीम है। अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, आपकी 12,75,000 रुपये तक की इनकम है। 12 लाख तो सरकार ने कहा कि 12 लाख तक की इनकम है, उस पर रिबेट कोई है। टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी में, तो 12,75 तक कोई टैक्स नहीं है। अब अगर उसके अलावा फिर अगर आप 12,75 अगर जैसे क्रॉस करते हैं, या फिर आप 12 लाख क्रॉस करते हैं, आप सैलरी नहीं है, बिजनेसमैन है, 12 लाख भी क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको 4 लाख से टैक्स देना है। अब जब न्यू रिजीम में सरकार ने कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं की, ना तो होम हाउस लोन की, HRA की, कुछ नहीं, केवल एक 80 CCD की डिडक्शन अलाउड की है, जो NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है। उसके अलावा कोई डिडक्शन अलाउड नहीं की है। अब रही बात ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख के ऊपर वही पुराने स्लैब रेट, 5 से 2.5 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर अपना 30%। तो अब वहाँ पे आपको सेविंग अलाउड है। अब जैसे आपका HRA है, HRA के लिए आप HRA में लिमिट्स होती हैं, तो अगर आप रेंट पे करते हो तो रेंट तो आप ऐसा है कि कोई अब मार्च में तो आप कर नहीं सकते, वो तो पूरे साल आप पे कर रहे हो। उसके लिए आपको रेंट रिसीट, रेंट एग्रीमेंट, प्लस आपको जो पेमेंट कर रहे हो उसका आपको एक्नॉलेजमेंट या स्क्रीनशॉट। दूसरी एक डिडक्शन होती है 80C की, इसमें LIC, सुकन्या समृद्धि, टर्म प्लान और 5 ईयर्स FD, उसमें भी काफ़ी हैं। तो वो भी अब क्या है कि देखिए डिपेंड करता है, जैसे आपके पास अगर जैसे मिडिल क्लास इंसान है तो उसके पास हर महीने एक सेम अमाउंट आ रहा है। अब अगर उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है, या 2 लाख रुपए की सैलरी है, अब वो मार्च में अगर डिडक्शन करने जाएगा तो सीधा सीधा 1.5 लाख पूरा उसका एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो या तो ये तरीका, अब जैसे क्या होता है कि जैसे SIP होती है, हाँ। SIP इक्विटी वाली, तो उनकी डिडक्शन मिलती है 80C की। अब क्या होता है कि हर SIP का लॉक इन होता है 3 साल। अब क्या है कि 3 साल तक कोई SIP करिए तो ही डिडक्शन मिलेगा? हाँ, नहीं, अगर आज आपने एक SIP करी तो उसको 3 साल तक आप रिडीम नहीं कर सकते। अच्छा। तभी उसकी डिडक्शन है। अगर तो 3 साल तक, अब आपने 1 अप्रैल में SIP की, ठीक है, 1 मई में SIP की, SIP मतलब हर मंथली जो पैसा कटता है, अब वो जब रिडीम भी होगी तो एक महीने की होगी। तो कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि हमें इकट्ठा पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, हर महीने नहीं करते हैं, ठीक है, हर महीने वो छोटा छोटा अमाउंट लगा के RD वगैरह, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह करके वहाँ डाल दिया, उसको मार्च में पैसा निकाल के पूरा इकट्ठा SIP में डाल दिया। तो इससे क्या होता है, जब वो रिडीम भी होगी तो पूरा 1.5 लाख इकट्ठा रिडीम हो जाएगा। जिससे कि अगर आप मान लो 10,000 रुपये महीने की कर रहे हैं तो हर महीने 10,000 ही रिडीम होंगे, आपको एक चंक नहीं मिलेगा इकट्ठा। तो इस मार्च में यह है कि तरीका ये भी है आपका तरीका, या आप हर महीने सिस्टमेटिकली अपना जो भी आपका CA है या आपका फंड मैनेजर है उससे आप बात करो कि सर मेरा ये हर महीने आप ऐसा हो कि मेरे ऊपर इकट्ठा बर्डन भी पड़े। अब देखो शुरुआत में क्या होता है, कंपनीज डिक्लेरेशन मांगती हैं, तो आप HRA भी बता दो, आपने बता दिया मेरी 80C भी पूरी है, 80D हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद दिसंबर में क्या होता है, कंपनी मांगती है प्रूफ्स कि आप प्रूफ सबमिट करिए, आपने जो जो डिक्लेयर किए थे अप्रैल में। अब जब आप प्रूफ सबमिट करते हो आपके पास प्रूफ तो है नहीं। अब क्या हुआ कि शुरुआत में जो डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपका टैक्स कटा कब, अब जब आपको प्रूफ सबमिट करने के बारी आई तो आपके पास सारे प्रूफ थे नहीं, हाँ। आपने सारा एग्जैजरेट करके दिखा दिया। अब जब प्रूफ नहीं थे तो गवर्नमेंट TDS ज़्यादा काटने लगी। अब क्या, उसे पूरे 9 महीने का TDS अगले 3 महीने में भी रिकवर करना है, उन 9 महीने का भी और 3 महीने का 12। हाँ, तो पूरे 12 महीने का TDS रिकवर करना है, तो सैलरी बहुत कम आपकी हो जाती है। फिर वो इन हैंड में आखिरी 3 महीने में आप देखोगे लोग बहुत परेशान होते हैं कि सर मेरे पास इस समय पैसे ही नहीं है, पैसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका TDS बहुत हैवी। मुझे लगता है सर इस ओवरऑल प्रोसेस में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का होना बहुत ही ज़्यादा एक कंपलसरी चीज़ हो गई है कि होनी ही चाहिए।
देखिए ऐसा है कि अगर आपकी बहुत बेसिक सी रिटर्न है तो आप खुद बढ़ सकते हो, लेकिन आज की डेट में आप देखो कि शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है सर पैसा आज के टाइम पे कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे को छुपाना नहीं देखिए, इट्स अ टास्क। छुपाने को तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। पैसे देखो जो भी आप कमा रहे हो आप वो बताना चाहिए। अगर आप नहीं बताते हो तो आप समझो कि आज आपने छुपा छुपा के 1 करोड़ रुपए कमा लिया, अब आप उस 1 करोड़ को कहीं ना कहीं तो कभी खर्च करोगे, और जब खर्च करोगे तब सरकार आपसे पूछेगी। काफ़ी लोग सर वो सेम चीज़, सॉरी मैं को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कैश को है ना, वो या तो वो मतलब कि कुछ फ़ोन ले लेते हैं, ऐसी जगह कर लेते हैं कि जहाँ पे कुछ पता ना लगे, कभी फ़ोन ले लिया, कभी लैंड ले लिया, कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया, मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखिए कभी पता लग काफ़ी जगहों पे आप देखिए आज की डेट में गवर्नमेंट ने ना बहुत सख्ती कर दी है। जैसे आप लैंड लेते हो तो 30,000 के ऊपर अगर आप लैंड ले रहे हो, 30 लाख के ऊपर, तो फिर जो रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री कर रहा है वो आपका पैन नंबर मांगेगा, और वो रिपोर्ट करेगा कि आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की। ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो जिस बंदे से परचेज कर रहे हो, तो अगर आप जैसे प्रॉपर्टी बेचते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो तो जो बंदा आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो आपका टीडीएस काटता है। ठीक है, तो वो आपका टीडीएस आपके पैन पे आएगा। अब आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख के ऊपर, वहाँ आपका 1% टीसीएस करता है, तो गाड़ी की पकड़ में आ गई। ठीक है, आपने लैंड खरीदा वो भी पकड़ में आ गया। अगर आप गोल्ड लेने जाते हो तो वहाँ पे भी एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर से गोल्ड लेते हो तो फिर वहाँ पे आपका भी उसका भी रिपोर्टिंग होता है। क्रेडिट कार्ड के बिल अगर 2 लाख से ज़्यादा पे करते हो वहाँ कैश आप डिपॉजिट करते हो तो वहाँ रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब अब ऑटोमेटिक, अब LIC है, आपने बहुत सारी LIC ले ली, LIC भी अब आपके पैन से लिंक है। ठीक है, बैंक अकाउंट तक पैन से लिंक है। आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो 10 लाख से ज़्यादा अगर सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो वो भी रिपोर्ट कर देते हैं। करंट अकाउंट में 50 लाख की लिमिट है। तो सरकार बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शंस कर दिया है, लेकिन फिर भी आप देखो कि लैंड में अब कैसे बचता है पैसा लोगों का। लैंड है 50 लाख का, तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपए आप ले लो बैंक में और 25 लाख ले लो कैश में। तो ऐसे आप 25 लाख की जो आपने पैसा छुपा रखा था, गवर्नमेंट को नज़र में नहीं था, वो आपने डिस्पोज कर लिया। अब लेकिन आपके साथ समस्या क्या आई, आपने 25 लाख का गवर्नमेंट की नज़र में लैंड खरीदा, अब बाई चांस आपने बेचा लैंड 1 करोड़ का। अब गवर्नमेंट, अब हो सकता है जिस आदमी को बेचा वो तो कहे मेरे पास तो ब्लैक मनी है ही नहीं, मैं तो पूरा 1 करोड़ आपको वाइट में दूंगा। अब आप अगर 1 करोड़ वाइट में लेते हो तो उस 25 लाख के लैंड में 75 लाख का कैपिटल गेन हुआ। सही बात वो है। 75 लाख का कैपिटल गेन आपका टैक्स होगा। अगर आपका लैंड 50 लाख का खरीदा होता तो केवल 50 लाख का कैपिटल गेन टैक्स होता, तो यहाँ 25 लाख के कैपिटल गेन पे आपको नुकसान हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कहानी घूम फिर के सेम ही हो गई फिर तो, कि मतलब कोई फायदा नहीं हो ब्लैक मनी रख के भी फिर उसको उस तरीके से डिस्पोज करना, या तो सामने वाले के पास भी अगर ब्लैक मनी हो तब वो जाके कंपनसेट या सेट हो जाएगा। मैं तो हर इंसान से यही कहूँगा कि अपना जो भी पैसा कमाएं गवर्नमेंट को बताएं। देखो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे ये बहुत कम टैक्स देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सैलरी नहीं लेते हैं, ये अपना पैसा लेते हैं, ये कंपनी के शेयर्स लेते हैं। तो क्या ये एक बेटर मूव होता है? किसी अगर लेट सपोज किसी इंसान ने कोई कंपनी खोली है अपनी, वो सैलरी नहीं ले रहा है ना, तो वहाँ से वो शेयर ले कंपनी में से, क्या वो एक बेटर मूव है, फिर सैलरी लेने का बेटर मूव है? देखिए हो सकता है कि आजकल आप देखिए जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो ESOPs देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उससे क्या होता है कि जब कंपनी में शेयर्स मिलते हैं तो थोड़ा आप इन्वॉल्व होते हो उस कंपनी के ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में सबसे बढ़िया चीज़ है कि एक उसमें थोड़ा एम्प्लॉय रिटेंशन भी रहता है। वो कहा जाता है कि आपको अगर 2 साल तक आपने काम किया मेरे यहाँ तब आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन मिलेगा, या तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर आप उसको फॉरगो कर सकते हो। अगर जैसे कुछ कंपनी आती हैं, अगर आप फॉरगो करते हो तो उस केस में आपको उतना अमाउंट का कैश बेनिफिट्स देते हैं, पर आप स्टॉक ऑप्शन मिलते हैं तो 3 साल तक आपका लॉक इन पीरियड है, 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो शेयर्स मिलते हैं वो भी है, लेकिन अब जो बड़ा बिजनेसमैन करता है आप समझिए क्या है कि उसने कंपनी खोली, जैसे अंबानी जी हैं, अंबानी जी ने कंपनी खोली तो वो क्या करेंगे, वो सैलरी लेंगे 1 रुपया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहेंगे कि कभी भी उनको वो कहेंगे जी हमें शेयर्स दे दीजिए कंपनी के, हर साल अपने नाम पे 10,000 शेयर 1 लाख शेयर अपने नाम पे कंपनी से अलॉट करवा लेंगे इन रिटर्न ऑफ सैलरी। अब क्या होगा, अब उन्हें जैसे कोई कंपनी खरीदनी है, आपने देखा होगा एलोन मस्क ने कहा कि जी मुझे ट्विटर खरीदना है, तो वो क्या करेंगे, उन शेयर्स को
प्लेज कर देंगे और उसके वजह उस पर लोन ले लेंगे। उस लोन के पैसे से उस शेयर्स को उनसे वो ट्विटर को पे कर दिया, ठीक है। अब वो उनके शेयर्स हैं। अब जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ी उनकी लोन की पावर भी बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे आज टेस्ला या आज रिलायंस का शेयर 1,000 रुपये का है, तो वो उतना ही मतलब उस पर मार्जिन होता है। जैसे 80% ऑफ शेयर्स वैल्यू लोन दे दें। मैं एक बार ऑडिट करने गया था एक कंपनी, एक बैंक की, मैं लीगल ऑडिट करने गया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की लोन की फाइल थी। तो मैंने देखा कि यार इन लोगों को लोन की क्या ज़रूरत, और उन्होंने सिक्योरिटीज़ में म्यूचुअल फंड दे रखे थे। तो मैंने कहा कि यार म्यूचुअल फंड में इनके पास पैसा है लगाने के लिए, तो ये म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाते हैं, अपने बिजनेस में ही पैसा क्यों नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट फालतू में अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे जो मैनेजर थे, मैंने वहाँ से उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, आप तो इंटरेक्ट करते होगे, आपने इनका माइंडसेट जानने की कोशिश करी कि ये पैसा यहाँ से लोन क्यों लेते हैं आपसे। बोले देखो जितने बड़ा बिजनेस हाउस होता है तो उसको सस्ता लोन मिलता है। अब उनको लोन मिल जाएगा 9-10% पे, क्योंकि HNI है, हर बैंक उसके पीछे पड़ी है, लोन ले लीजिए। अब उसको म्यूचुअल फंड में अप्रोक्सीमेट आप समझो कि 12 से 13% की रिटर्न मिल जाती है, ठीक है। अब उसने 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड ले लिए जो कि 12-13% की रिटर्न दे रहा है, और उसने क्या किया कि 1 करोड़ का लोन ले लिया या 80 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। उस पर उसको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा, 9 लाख रुपए, ठीक है, 1 करोड़ को 9 लाख रुपए हो गया। अब क्या था कि पहले जो डिविडेंड था, डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था, डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता था। तो क्या था कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे भी जो भी डिविडेंड आता था या उनकी वैल्यू इंक्रीज होती थी तो वो एग्जेम्प्ट होता था। अब क्या है कि 80 लाख पे जो 9% का इंटरेस्ट है वो तो उसको खर्चा मिल गया, ठीक है, प्लस उसको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ा, वो 12% की रिटर्न है, 3% का यहाँ तभी प्रॉफिट में वो, हाँ प्रॉफिट में, प्लस उसका पैसा भी नहीं लगा हुआ है बिजनेस में। आज बिजनेस डूबता है तो डूब जाए, ठीक है, पैसा नहीं लगा हुआ है। देखो जब आपका पैसा लगा होता है तब आपका पैसा लगा म्यूचुअल फंड में, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब पैसा लगा होता है तब थोड़ी सी ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो ये माइंडसेट था लोगों का कि वो 3% गेन कर रहा है और अपना पैसा धंधे में लगा के वहाँ से 25-30% अलग कमा रहा है, पर वो इस पूरे प्रोसीजर से यहाँ उसका पर्टिकुलर हाँ, पैसा लगा भी नहीं है, उसने वो भी लोन लिया हुआ है, और वो अगर अपना पैसा लगाता तो ना तो वो इंटरेस्ट पे करता। आप समझो कि आप 80 लाख पे अगर साल का 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए इंटरेस्ट दे दो तो वो खर्चा, ठीक है, अपना आपको इनकम टैक्स कम पे करना पड़ा। तो डुअल बेनिफिट है, 3% तो नेट रिटर्न है, प्लस आपको लीवरेज भी मिल रहा है, आप इंटरेस्ट का खर्चा भी मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अब हम लोग क्या होंगे, हम लोग अब जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है उसको तो लोन मिलता नहीं, उसको अपनी जेब से लगाना पड़ता है, पैसा डूबता भी है उसका, और अगर उसका नुकसान भी है तो इंटरेस्ट का बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो ये मतलब बड़े बड़े लोग, आपने एक रील देखी होगी जिसमें पेंटिंग के ऑक्शन की बात होती है कि अब जैसे क्या है कि वो गए बड़े बड़े लोग, अब वो क्या करते हैं कि 1 करोड़ रुपए का कोई पेंटिंग है, मतलब कोई बेकार सी पेंटिंग है, उसको 1 करोड़ में खरीद ली। 1 करोड़ में खरीदने के बाद उसकी कोई वर्थ नहीं है, और उन्होंने एक ऑक्शन करवाया, फेक ऑक्शन। ऑक्शन में क्या हुआ कि उन्होंने उस पेंटिंग को ऑक्शन में बोली लगवाई, तो उसकी बोली लग गई 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए बोली लगने के बाद उन्होंने बेची नहीं, उन्हें पता चल गया इसकी मार्केट वैल्यू 10 है, बोली सब रिकॉर्डिंग कर ली, अगर इनकम टैक्स पूछेगा कहेगा देखिए 10 करोड़ की बोली। वो 10 करोड़ की पेंटिंग उठा के उन्होंने किसी म्यूजियम को डोनेट कर दी। अब डोनेशन पे क्या है कि जी उतनी इनकम मतलब वही सेम पेंटिंग जो थी उन्होंने, हाँ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई 1 करोड़ की खरीदी थी, 1 करोड़ की खरीदी, और ऑक्शन में लगवा के वो हो गई 10 करोड़ की, और 10 करोड़ की ना बेच करके उन्होंने डोनेट कर दी। तो डोनेट करके फिर उनको वो मिल जाएगा। हाँ, उन्होंने क्या हुआ कि अब उनको अपनी इनकम से 10 करोड़ कम करने का ऑप्शन है। जैसे आप किसी को भी डोनेट करते हो तो आपको उतनी इनकम आपकी क्या है, आपने चैरिटी करी, तो अब उनकी अगर 100 करोड़ की इनकम थी तो वो केवल 10 करोड़ से कम कर दो, 90 करोड़ पे टैक्स देना है। अच्छा, तो 10 करोड़ पे उनका 30% के स्लैब में आते हैं, तो 3 करोड़ रुपए टैक्स बचा दिया उन्होंने। तो स्मार्ट मूव, बहुत स्मार्ट मूव है, बहुत स्मार्ट मूव है। अब जैसे आप देखोगे कि बड़े बड़े लोगों की शादियां होती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, बिग फैट वेडिंग करते हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो वो क्या है कि आपने देखा होगा फॉरेन से लोग आते हैं, ठीक है, बुलाते हैं और उनसे गिफ्ट दिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि शादी में मिला हुआ गिफ्ट आपका एग्जेम्प्ट है,
अच्छा, टैक्स नहीं उसमें लगता। कुछ है ही नहीं। कोई टैक्स नहीं है। अभी केएल राहुल की शादी में हाँ। उनको डिफेंडर मिली, कितने हाँ। कितनी महंगी शादी हुई, अनंत अंबानी की शादी हुई, हाँ। उन्हें जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो सारे टैक्स फ्री होते हैं। तो अगर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ज़बरदस्ती लोगों से कहूँगा, कैश का पैसा है, मैं उनसे कहूँगा आप मुझे गिफ्ट करना, गिफ्ट मैं ही दूंगा। हाँ, वो ठीक पैसा है, मेरा होगा लेकिन बस, अब मुझे टैक्स बच ठीक जाएगा। है, 10 फॉरेनर्स आए, 100 फॉरेनर्स आए, वो हाँ। गिफ्ट करके चले गए, पता ही नहीं किसको क्या है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बचाने के।